जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि 1 बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक डैश मिश्रण होता है। तो 1 बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है, जिसे हम लोग बिलियन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, समांग मिश्रण। यहाँ पे बिलियन के कहने का मतलब है यहाँ पे बिलियन बोलते किसे, तो जैसे यहाँ पे जल हो गया। जल जो है यहाँ पे क्या क्या चीज का काम करेगा, यहाँ पे जल जो है विलायक का काम करेगा। जल यहाँ पे विलायक का काम करेगा। और यहाँ पे नमक, नमक जो है क्या है, नमक विलेय है। नमक क्या है, विलेय है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नमक जल में विलेय है, तो इसी प्रकार यहाँ पे बोलेंगे कि जल और नमक का जो मिश्रण है, यही 1 बिलियन का उदाहरण हो जाता है, जिसे बिलियन बोलते हैं। तो नमक और जल का मिश्रण एक समांग मिश्रण है, जिसे हम लोग बिलियन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बिलियन ऐसे 3 प्रकार के होते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है। और सार्वत्रिक विलायक जो बोला जाता है, याद रखने अभी कि सार्वत्रिक विलायक किसे बोला जाता है, तो सार्वत्रिक विलायक जो होता है जल को बोला जाता है। याद रखना, सार्वत्रिक विलायक, विलेय नहीं विलायक बोला जाता है जल को। सार्वत्रिक विलायक किसे बोला जाता है, जल को बोला जाता है। क्योंकि अधिकतम जल को ही प्रयोग किया जाता है किसी पदार्थ को घोलने के लिए, इसीलिए इसे सार्वत्रिक विलायक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा नंबर यहाँ से देखिएगा है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण किसे बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ अपने विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण जिसे हम लोग शर्करा बोलते हैं। चीनी को, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। और जल का सूत्र H2O होता है। याद रखना, जल भी ऐसे 3 या 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नमक और नमक और चीनी का मिश्रण जो है एक समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि अपने जो विलायक है पूरी तरह से चीनी को घोल लेता है, 100% पूरी तरह से घुल जाता है, इसीलिए इसे समांगी मिश्रण का उदाहरण कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी में शर्करा का मिश्रण एक समांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण के लिए आपतन कोण के लिए वह अपवर्तन कोण जिस पर आपतन कोण 90 डिग्री हो जाता है और पुनः संगन माध्यम में लौट आती है, उसे हम पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से जाएगा विरल माध्यम में और आपतन कोण पर अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है आपतन कोण, और पुनः संगन माध्यम में लौट आती है, उसे पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो हीरा, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। और इसका आकृति जो क्या होता है, हीरा की आकृति समचतुर्भुजीय होता है। याद रखने भी। और हीरा का पतनांक 2.242 होता है, ये भी याद रखना है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, और उसके बाद प्लैटिनम है, ऐसे माना जाता है। और पुनरांतरिक परावर्तन के और भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे मिर्ग मरीचिका। मिर्ग मरीचिका आप लोग जानते हैं, मिर्ग मरीचिका बोलते हैं किसे है, तो जैसे रेगिस्तान में उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना। जैसे रेगिस्तान में हम लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि जहाँ पे रेगिस्तान में पानी भी प्रकाश के अपवर्तन या पुनरांतरिक कारण वहाँ पे पानी दिखाई लेता है, जिसे पुनरांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। चौथा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बाल्टी है, और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ और इसमें एक सिक्का डाल दिया जाता है, तो उसमें पड़ा हुआ सिक्का जो है तो थोड़ा उठ अपने
वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो ये किस कारण से उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का जो है थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। और उसके अलावा मैं बाल्टी में एक छड़ी डाल दूं, लकड़ी। छड़ी डालने के बाद वो लकड़ी जो होता है वो हल्का तिरछा दिखाई पड़ता है। तो यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। या मान लिया जाए एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है और उस मछली को अपने स्थान से, अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वह मछली अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय के समय, अपने सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। और सूर्यास्त के समय पहले ही सूर्य डूबते हुए प्रतीत दिखाई देता है। सूर्य डूब जाएगा भी, डूबने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है 2 मिनट तक। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही एहसास ऐसा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से आकाश का रंग जो है तो नीला दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब भी कारण रिलेटेड बात आएगा, रंग से संबंधित बातें आएगा, तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि किस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग दिखाई जो होता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जब भी रंग से संबंधित बातें आएगा, जब भी रंग से संबंधित बातें आएगा, तो वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन आंसर आप लोगों को मारना होगा। जैसे हम बता दें कि जैसे आकाश का रंग यहाँ पर नीला दिखाई देना, उसके अलावा तो प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। और इसके अलावा बता दूं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का और भी उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बादलों का सफेद दिखाई देना। क्या बादल जो होते हैं, बादल सफेद दिखाई देते हैं या सफेद, ये याद रखना। ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण हो जाएगा। उसके अलावा जो तालाब जो होता है, एक तालाब, वो अपने बादल जो तालाब होता है नीला रंग दिखाई देता है। जिसमें नदी या तालाब, उसमें पानी जो होता है नीले रंग दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। उसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन का और भी उदाहरण हो जाएंगे। जैसे सूर्य को रक्तभास प्रतीत होना। क्या सूर्य को रक्तभास प्रतीत होना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाएंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, रक्तभास प्रतीत होता है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके अलावा रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसके यह सब प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाएंगे। रेलवे सिग्नल में जो उपयोग किया जाता है लाल रंग का, यह सब प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्योंकि इस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बादल सफेद दिखाई देते हैं, आकाश नीला दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष क्या है? तो इंद्रधनुष जब भी हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश या रंग है, वो सूर्य का सफेद प्रकाश, वो 7 रंगों का मिश्रण है। कितने? 7 रंग का मिश्रण है। कितने रंग का मिश्रण? 7 रंग का मिश्रण है। जब फ्रिज में से सूर्य के प्रकाश को गुजारा गया था, ये सब सर्वप्रथम न्यूटन ने को दर्शाए थे। सूर्य के प्रकाश को फ्रिज से गुजारे थे, तो वह सफेद प्रकाश जो था उस अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो गए थे। और एक सफेद रंग की पट्टी दिखाई दी थी, तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उसकी दूसरी तरफ जो एक रंगीन सा पट्टी प्राप्त हुआ, तो उसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। ये हम लोग शॉर्ट भाव में समझे कि जब वर्षा होती है, वर्षा जब हम लोग वर्षा होती है आसमान में, तो वर्षा के असंख्य बूंदे आसमान में लटके हुए होते हैं। जब सूर्य की प्रकाश वहां से गुजरती है, तो वहां पे जो सूर्य का प्रकाश गुजरती है, तो वर्षा के असंख्य बूंदे सूर्य के 7 रंगों में विक्षेपित कर देती है। और सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन 7 रंगों का रंगीन सा पट्टी प्राप्त होती है, उसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पूर्व पूर्व दिशा में है, तो उसका इंद्रधनुष जो बनेगा पश्चिमी दिशा में। अगर पश्चिम दिशा में सूर्य है, तो उसका इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनता है। इस प्रकार बनता है, तो याद रखना। और इंद्रधनुष 7 रंगों का मिश्रण है। और उसमें इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे याद रखना
बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। इसलिए इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तीन गो ऑप्शन यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम होंगे, लेकिन एक ऑप्शन नहीं होगा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम। जैसे सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देना, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन को उदाहरण है। जैसे सूर्य जब उगता है तो अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, इसी कारण से बोला जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रयोग जो किए थे अमेरिका के एक इंजीनियर थे जिसे हम लोग माइलेस बोलते हैं, माइलेस। अमेरिका के एक इंजीनियर थे माइलेस के द्वारा बताया गया था कि जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु से जाती है तो अपवर्तन होती है, टकराती है, तो परावर्तन तो होगा वहाँ पे। तो अब आंशिक रूप से ध्रुवन होता है, सबसे पहले माइलिस ने बताया था, जो अमेरिका के इंजीनियर थे। तो सूर्य के अपने वास्तविक समय से 2 मिनट ठीक पहले दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सूर्य सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। रात के समय में तारों का टिमटिमाना, यह सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई दिखाई देना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ज्यादा ऊंचाई दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, फ्रिज से प्रकाश के 7 रंगों का विभाजन, प्रकाश को वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब भी कोई सफेद प्रकाश किसी समतल सतह या किसी वस्तु पर पड़ती है तो अपने वस्तु पर पड़कर वो अपनी उसकी सतह से लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, याद रखना। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, याद रखने अभी। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन उसे बोलते हैं जब सूर्य का प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। मान लीजिए जैसे जल है, और जल से ये चले गया पृथ्वी के अंदर। जब कोई जब सूर्य का प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पूरे पथ से विपरीत हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, बात याद रखना। प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो याद रखना, प्रकाश के किसी कोर से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के विवर्तन का खोज गेरीमाल्टी ने की थी। कौन, गेरे ने, याद रखना। 1665 में प्रकाश के विवर्तन का खोज गेरीमाल्टी ने किए थे, 1665 में। लेकिन इसका व्याख्या फ्रेनल ने किया था। कौन, फ्रेनल, याद रखना। फ्रेनल ने प्रकाश के विवर्तन का खोज गेरीमाल्टी ने 1665 में किया था, लेकिन फ्रेनल ने 1881 में इसकी व्याख्या की थी, प्रकाश के विवर्तन की खोज। अब फ्रेनल ने ही बताए थे कि प्रकाश के एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ये सब फ्रेनल ने ही बताए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि समानता गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो समानता गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम गैस। हीलियम गैस को ही क्यों भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस को क्यों नहीं भरी जाती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है एक ज्वलनशील गैस है, और जब भी इसको भरा जाएगा और वायुमंडल में छोड़ा जाएगा तो ये स्वतः विस्फोट कर जाएगा, इसीलिए गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है, हीलियम गैस को भरा जाता है। और हीलियम गैस क्या, तो हीलियम का संकेत He होता है, क्या होता है, He। और हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है जिसे नोबल गैस भी बोला जाता है। क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, नहीं है, और जिसे हम लोग नोबल गैस बोला जाता है। वर्ग 18 का तत्व है, क्या है, वर्ग 18 का तत्व है हीलियम, याद रखना, जिसे हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं।
तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और हीलियम जो है हवा से हल्का होता है। क्या होता है? हवा से हल्का होता है, इसी कारण से गुब्बारा में इसको भरा जाता है और अपने आसमान में उड़ने लगता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन समझा देते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलियम से हाइड्रोजन से ज्यादा हीलियम की वरीयता दी जाती है क्यों? गुब्बारा में भरने के लिए। यहाँ पे हीलियम का माने क्यों दिया जाता है हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक? तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। जो है हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता। और दूसरा कारण हो गया क्या, वायु से हल्का होता है, इसी कारण से इसको गुब्बारों में भरा जाता है। हाइड्रोजन जो है वायु के साथ विस्फोट बनाता है, इसी कारण से इसे वायु हाइड्रोजन गुब्बारा में नहीं भरा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और हीलियम जो है क्रिय गैस भी है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ से देख लीजिएगा है कि निम्न में गैस अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं। तो निम्न में किस गैस को अश्रु गैस की तरह में काम लाते हैं? तो अमोनिया गैस को जो है अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। क्या होता है? NH3। और अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4 होता है। ये भी बात याद रखना। और यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बना था, अमोनिया को हम लोग समानता यूरिया भी बोलते हैं। सॉरी, यूरिया का सूत्र दूसरा होता है। यूरिया का NH2CO NH2 होता है, जिसे सर्वप्रथम संश्लेषण करके बोहलर ने बनाया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आप लोग ज्यादातर ऑप्शन ब्रोमीन को मारेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन या पारा, यहाँ पे पारा ऑप्शन रहता तो पारा को मारते, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठोस अवस्था पूछा, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन। आयोडीन जो है ठोस अवस्था में रहता है, जिसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है आयोडीन को। और ब्रोमीन जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। क्या? द्रवावस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। और पारा भी जो है द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु है। और ब्रोमीन जो द्रवावस्था में पाया जाने वाला अधातु है। पारा धातु और ब्रोमीन अधातु, जिसका पारा का जो है वह Br संकेत होता है और ब्रोमीन का संकेत Hg होता है, जिसका 79 में है पारा। तो सब याद रखना। और कैलोरीन और फ्लोरीन जो यहाँ पे बच गए हैं, कैलोरीन फ्लोरीन ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और कैलोरीन और फ्लोरीन को बोला जाता है हेलोजन वर्ग बोला जाता है। ये सब बातें याद रखना। तो निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा है कि 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैस क्या है? तो गोताखोर किसे बोलते हैं? जो समुद्री के अंदर किसी चीज को पता लगाता है उसे हम लोग गोताखोर बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोताखोरों को सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है गोताखोर को सांस लेने के लिए। उसके अलावा हम लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे, किसी रोगी को ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसमें भी हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है रक्त में विलय हो जाता है, इसी कारण ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का। ऑप्शन कौन सा बी होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा है कि वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीणहारी की तरह किया जाता है। तो वह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? तो हाइड्रोजन एक लैटिन शब्द है और हैलोजन का अर्थ ही होता है लवण। हैलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण। और वर्ग 17 का तत्व है। क्या है? वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन बोला जाता है। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कुलोजन बोला जाता है। और वर्ग 1 के तत्वों के क्षारीय धातु बोला जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व क्या है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसे हैलोजन बोला जाता है। क्या? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पे बता दूं कि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? तो फ्लोरीन यहाँ पे याद रखना, जिसका संकेत F होता है। तो वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पिणहारी की तरह करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आयोडीन का जो है उपयोग पिणहारी की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और आयोडीन का अच्छा सेवन करने से ही और ये सब बीमारी नहीं होती, तो याद रखना। तो आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसे गलगंड रोग, गलगंड या गवाइटर रोग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वह हैलोजन जिसका उपयोग प्रहार की तरह किया जाता है वो आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर की प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पायोजनिक गैस कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बता दूं कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है कितना पाया जाता है, लगभग 0. कुछ कुछ समथिंग पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है भार के हिसाब से 21% और आयतन के हिसाब से 23%। तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कौन सी गैस पाया गया, तो नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रतिशत की मात्रा के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पायोजनिक गैस नाइट्रोजन होगा, जो 7.8% पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि वायु का मुख्य संगठक क्या है, तो वायु का मुख्य संगठक क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो वायु का मुख्य संगठन है, क्यों कि यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए बता दूं कि अम्लीय वर्षा जो होती है, जब हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के मानव के द्वारा हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस छोड़ा जा रहा है। जब वर्षा होती है यहाँ पे तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा की निर्माण करती है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो याद रखना अम्लीय वर्षा के कारण ही स्टोन वर्षा होता है, स्टोन कैंसर होता है, जिसके मुख्य स्रोत है SO2 और NO2। तो अम्लीय वर्षा स्टोन कैंसर जो होता है अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। और कोबाल्ट C60 के द्वारा ही कैंसर को पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, कोबाल्ट C60 के द्वारा कैंसर को पता लगाया जाता है, ये बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 19 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो वायु में भार के हिसाब से 21%, आयतन के हिसाब से 23% पाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टल ने, ये बातें याद रखना। वायु का मुख्य संगठक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का मिश्रण है वायु, ये सब बातें याद रखना। वायु क्या है, तो वायु एक यौगिक है। क्या है, वायु एक यौगिक है, क्योंकि यौगिक किसे बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण को ही यौगिक बोला जाता है, बातें याद रखना। या मिश्र धातु बोला जाता है, यौगिक को ही मिश्र धातु बोला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को ही वायु कहा जाता है, वायु एक यौगिक का उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो, यहाँ पे पूछा गया था वायु के बारे में कि वायु क्या है, बिहार सिविल कोर्ट में पूछा गया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रबड़ को जब हम सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वल्कनीकरण बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं, तो वल्कनीकरण। और बता दूं कि रबड़ जो बनाया जाता है लैक्टेस नामक पदार्थ, क्या तो लैक्टेस, लैक्टेस एक गोंद है जिसके सहायता से रबड़ बनाया जाता है। और लैक्टेस को हम लोग सल्फर के साथ गर्म करते हैं, सल्फर को साथ गर्म करते हैं, जिसके बावजूद हम लोग वल्कनीकरण, जिसे हम लोग वल्कीकरण बोलते हैं, उसी के सहायता से हम लोग रबड़ को तैयार करते हैं। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो राइट ऑप्शन है तांबा। तांबा का जो हम लोग बता दें कि तांबा का संकेत सी होता है, और तांबा का परमाणु संख्या 29 है, तो परमाणु भर 63.5 है। और इसका प्रमुख है जो है कॉपर प्राइट, याद रखना कॉपर प्राइट, कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र है Cu। कॉपर प्राइड का सूत्र क्या होता है, Cu2O होता है, याद रखना Cu2O होता है। क्यूप्राइड, कॉपर प्राइड का सूत्र है Cu2O FeS2 होता है, याद रखना Cu2O FeS2 होता है। और क्यूप्राइड का सूत्र है Cu2 होता है, याद रखना क्यूप्राइड का सूत्र Cu2 होता है। कॉपर प्राइड का सूत्र Cu2O FeS2 होता है, FeS2O होता है, और क्यूप्राइड का सूत्र Cu2 होता है। और कॉपर का जो प्रमुख है कॉपर प्राइड ही है, यह बातें याद रखना।
इसका अन्य नाम ताम्र या तांबा है। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है 21 नंबर कि वायु के टायरों में भरने हेतु निम्न किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायु कहने का मतलब जैसे विमान हो गए, जैसे हेलीकॉप्टर आदि में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसमें नमी नहीं रहती है, नमी नहीं रहती, लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन इस समय नमी रहती है। और नाइट्रोजन एक गैस ऐसा गैस है जिसमें दाब बनाने पर भी इसमें नमी नहीं होती। इसी कारण से वायुमंडल में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जब वायुमंडल का प्रेशर बढ़ता है उस समय भी नाइट्रोजन गैस जो है अपनी अपनी वास्तविक अवस्था में रहती है और अपनी दबाव बनाए रखती है। इसी कारण से इसका उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। नाइट्रोजन का जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में भी, बात याद रखना है। नाइट्रोजन का संकेत NO होता है और नाइट्रोजन एक अमोनिया की प्रमुख यौगिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है। तो इनमें कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो पारा। पारा का घनत्व न्यूनतम होता है, याद रखना है। पारा का संकेत Hg होता है और पारा को अम्लगम भी कहा जाता है। अन्य सातों के मिश्रण पारा को अन्य अन्य धातुओं के साथ मिश्रण को अम्लगम कहा जाता है, यह भी बात याद रखना। और पारा जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, पारा का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखना। पारा का घनत्व अधिकतम होता है और लेकिन द्रव्यमांक जो होता है न्यूनतम होता है पारा का। इससे बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो 310 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, 37 डिग्री सेल्सियस 310 डिग्री केल्विन होता है। और 98.6 अंठानवे पॉइंट 6 फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 310 डिग्री केल्विन 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्मा की संचरण की विधि क्या है। तो चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो ऊष्मा की संचरण की विधि चालन, संवहन और विकिरण, इनमें तीनों सही करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो इतने हैं। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।